जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यार्थ सर आपसे का स्वागत करता हूँ यूट्यूब क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, एसएससी जीडी की जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, इन एग्जामिनेशन के लिए जो हमारी रिव्यू क्लासेस संस्थान द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, इसी सीरीज में आज हम लोग नई क्लास के साथ उपस्थित हैं। उम्मीद है संस्थान का यह प्रयास आपके लिए फायदेमंद साबित हो रहा होगा, जिसमें आपको नई नई चीजें समझने में हेल्प हो रही होगी, आप सीख पा रहे होगे नए-नए क्वेश्चंस को और समझ पा रहे हो एसएससी जीडी की एग्जाम के पैटर्न को। अगर आपको क्लास पसंद आती है, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चालू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। देखिएगा, यहाँ पर आपसे पहला आपका क्वेश्चन आपका कोली डांस पूछा गया है। कोली डांस किस राज्य से संबंधित है? तो देखिएगा, कोली एक्चुअल में क्या है, एक आपकी जनजातीय ट्राइब है। ठीक है, जाति गलत लिखा हुआ है, आपकी ट्राइब जनजाति है, जो मेनली हमारे आपके गुजरात, महाराष्ट्र और आपके राजस्थान के रीजन में पाई जाती है। यानी पश्चिमी भारत में पाई जाने वाली एक जनजाति जो आपके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के रीजन में पाई जाती है। तो उसी के द्वारा किया जाने वाला एक डांस फॉर्म परफॉर्मेंस है आपका, जो कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र और गोवा में होता है। तो कोली डांस फॉर्म याद रखिएगा, गोवा में है आपका और महाराष्ट्र में पूछा गया आपसे एग्जामिनेशन में। और एक चीज याद कर लीजिएगा, जो भी हमारे स्टेट्स हैं, उन स्टेट के जितने भी हमारे पे डांस हैं, पढ़ के जाइएगा। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका जरूर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आ रहा है आपका, तो इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। अगला है आपका हरित क्रांति के जनक कौन है? तो यहाँ पर देखिएगा, आपका ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार लगभग हर शिफ्ट में आपको मिल रहा है। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर पूछा जाए तो विश्व में कौन होते हैं? आपके नॉर्मन बोरलॉग होते हैं। ये नॉर्मन बोरलॉग लास्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था, किस देश के निवासी थे? तो ये निवासी कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। अगर पूछा जाए हरित क्रांति के लिए, तो हरित क्रांति का सबसे पहला ट्रायल कहाँ पर हुआ था? आपका मैक्सिको देश में हुआ था। तो हरित क्रांति का आपकी शुरुआत कहाँ से? आपके मैक्सिको देश में उसका परीक्षण किया गया था और जनक कौन है? आपके नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से कौन करते हैं? एम एस स्वामीनाथन होते हैं। और भारत में आपके एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जाती है। अगर बात करते हैं किसकी? भारत में हरित क्रांति की, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके पंजाब राज्य से होती है। या सर्वाधिक इसका फायदा कहाँ से मिलता है? पंजाब राज्य में मिलता है। ठीक है, पंजाब राज्य में भी हमारा आपका एक फसल कौन सी टारगेट की गई थी? गेहूं की फसल, यानी कौन सी आपकी जो जाड़े में बोई जाने वाली आपकी रबी की फसल होगी, वो टारगेट की गई। उसके अलावा जो इसका जो पहला परीक्षण किया गया था, ये भी देख लीजिएगा। परीक्षण हमारा जो खरीफ की फसल थी, यानी जो आपके बारिश के दिनों में बोई जाने वाली फसल होती है, उस समय किया गया था। जो चावल वगैरह की फसलें थी, उन पे किया गया था। तो जिसका ट्रायल था वो खरीफ से चालू होकर जो आपका फुल आपका जो था प्रयोग किया गया था, वो आपका किस पर था? आपका गेहूं की फसल था। और कौन से राज्य में था? आपका पंजाब राज्य में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति भारत में चालू कब होती है, ये समझ लीजिएगा। क्या होता है कि आपका जो हमारी आपकी थर्ड पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है, ठीक है। इस 5 ईयर प्लान में थर्ड वाले में क्या हुआ था कि 1961 टू 66 का जो टाइम पीरियड था, ये हमारे बहुत संकट का काल था। इसके समय क्या हुआ था? ये वाला जो हमारा आपका थर्ड वाली आपकी योजना थी, ये असफल थी। क्यों? क्योंकि इस समय आपका 62 में हमारा इंडिया चाइना का वॉर हुआ, 65 में इंडिया का पाकिस्तान से वॉर हुआ और इसी समय भारत में क्या हुआ? एक सूखे की स्थिति पड़ गई। तो 65-66 के डिसीजन में भारत में सूखा भी पड़ गया, तो भारत की इकोनॉमी क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। तो ऐसे केस में हमारे से जो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, उन्होंने आपके तभी के समय देश के किसानों से नारा दिया था, कि बोला था आप देश के किसानों के लिए नारा दिया, जय जवान जय किसान करके। और वहां पर आपका एक फिर से एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश होती है। तो 67 68 के ड्यूरेशन में आपके एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत में आपका ये होता है। अगर यहीं पर अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर अगला टर्म है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, ये कौन है? आपके वर्गीज कुरियन है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन है? वर्गीज कुरियन है। ठीक, वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ये जो श्वेत क्रांति का जनक आपके वर्गीज कुरियन है, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, क्योंकि इसके पहले के कई सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर आपका राष्ट्रीय आपको बताना है, अंतरराष्ट्रीय मैं आपको बताता हूँ। अंतरराष्ट्रीय जो दुग्ध दिवस होता है आपका इंटरनेशनल, वो आपका कब मनाया जाता है? आपका 1 जून को। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपका क्या किया गया था? जो आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं किसकी तैयारी कितनी क्या है। अगला देखिएगा, हरित क्रांति की शुरुआत आपके 66-7 के ड्यूरेशन में आपके 67 से 68 में हुई थी। तो यहाँ पर आपके वही चीजें आपके नॉर्मल बोलॉग को इसका हरित क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर आपको देखो पॉलिटीज में आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको सारे मिल जाएंगे। आप ज्ञान सागर की प्लेलिस्ट पे जाइएगा, अम्बु सर ने आपको पॉलिटी क्लासेस बेहतरीन के तरीके से कराई हुई है। वहां पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको बहुत सारी आपकी क्लासेस मिल जाएंगी, जिनमें आपको बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो। तो आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस अवेलेबल है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 का ए है। देखो आर्टिकल 21 के ए के अंतर्गत में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं किसकी? आर्टिकल 21 की, तो 21 के अंतर्गत में क्या है हमारा? आपका
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। 21 के ए में क्या है हमारा? आपका देखो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार जो है इसको जोड़ा कब किया गया था? ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका 2002 में, ठीक है। यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को आपका मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। कब तक के लिए? 6 से 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे होंगे उनके लिए जो उनकी जो शिक्षा होगी वो कैसी होगी आपकी, ये भी देख लीजिएगा। ये पूछा जाता है 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए निःशुल्क होगी और कैसी होगी? अनिवार्य होगी। ये भी समझ लीजिएगा। बच्चों के लिए ये टर्म भी पूछ लेते हैं, कैसे शिक्षा होगी? निःशुल्क होगी और साथ में कैसी होगी? अनिवार्य होगी। ये किसमें? आपका आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत में। इसी 86 संविधान संशोधन के द्वारा ही हमारा आपका 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था, जिसको हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पे 11वां मूल कर्तव्य भी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 21 से पूछा गया आपसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1320 तक किसका शासनकाल रहा है? क्वेश्चन ये पूछा गया, आपका टाइम पीरियड दे दिया गया और आपका किसका शासनकाल रहा है? क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है। यहाँ पे 1290 से 1320 तक किसका शासनकाल रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा खिलजी वंशों का। तो दिल्ली सल्तनत में आपके 5 वंश मिलते हैं, ठीक है। अब इन 5 वंशों का हम ट्रिक आपका एक मैं बता देता हूँ आपका, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक ठीक। ये आपके 5 वंश कौन कौन से हैं? आपका गू खा तू सलेम ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो ये आपका गुलाम वंश, ठीक है। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक का संस्थापक। यहाँ पर आपका फिर अगला है खिलजी वंश, ये 1290 से 1320 तक है। फिर तू से आपका तुगलक वंश है, 1320 से 1414 तक है। सैयद वंश है 1414 से 1451। फिर लोधी वंश है आपका 1451 से 1526। और लास्ट में हमारा आपका क्या होता है? जो मुगल डायनेस्टी होती है वो आपकी एक अलग तरीके से पढ़ी जाती है। मुगलों के समय राजधानी दिल्ली से उठ के कहाँ चली जाती है? आगरा चली जाती है, लेकिन बाद में राजधानी फिर से पहुंच जाती है कहाँ पर? आपके दिल्ली पहुंच जाती है। तो ये हमारे आपके जो ऐसे आपके मुस्लिम शासकों का वंश आवली जिसने भारत पर शासन किया है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए किसकी, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की 1290 से 1320 तक के लिए रहेगी, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा इसको, ठीक। अगला देखते हैं, बाद में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बाद में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या है कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये 1867-68 में इन्होंने आपके क्या किया था? राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और इसी में इन्होंने सबसे पहले क्या दिया था? धन के पलायन का सिद्धांत दिया था, मनी ड्राफ्टिंग थ्योरी दी थी। धन के पलायन का सिद्धांत कि क्या कर रहे हैं अंग्रेज जो हो रहे हैं भारत में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाहर से कितना ज्यादा पैसा ले जा रहे हैं। तो ये धन के पलायन का सिद्धांत था। उस समय उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 20 रुपए प्रति वर्ष बताई थी। यहाँ पर अगर वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले 1931-32 में वीके राव, ठीक है, वीके आरवी राव ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी, जिसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? 62 रुपए बताई गई थी। दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दादा भाई नौरोजी का जिक्र हो रहा है। जल्दी से देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या कुछ खास बातें हम लोगों को देख लेनी है। अगर बात हो रही किसकी? दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। कौन? दादा भाई नौरोजी। ये आपके क्या कहलाते हैं? देखो ये आपके कांग्रेस के शुरुआती संस्थापकों में से एक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो एओ ह्यूम रहता है, लेकिन आपके इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि कांग्रेस का जो कांग्रेस नाम है इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपके कहलाते हैं ग्रांड ठीक, लिखिएगा फिर से लिखना पड़ा मुझे, बताता हूँ। दादा भाई नौरोजी, इनको हम लोग बोलते हैं आपका क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत का वयोवृद्ध नेता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कौन है? दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर इन्होंने आपके एक आपका बुक लिखी थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था, ये बुक पूछी जाती बहुत ज्यादा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी थी? बुक इनकी थी। इसी बुक में ये एक थ्योरी देते हैं, मनी ड्राफ्टिंग थ्योरी, यानी कौन सा सिद्धांत देते हैं? धन निष्कासन का सिद्धांत। ये भी याद कर लीजिएगा, धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा है। दादा भाई नौरोजी से संबंधित अगर और फैक्ट्स को देखा जाए तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी जो थे, यहाँ पर इनकी एक संस्था बनती है,
संस्था का नाम होता है रहनुमाई मजद यासन। और ये जो होते हैं एक पत्रिका निकालते हैं। पत्रिका क्या होती है आपकी, इसका नाम होता है रफ्त गुफ्तार। ठीक है, ये आपके रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका निकालते हैं। दादा भाई नौरोजी की अगर बात हो ही रही है, ठीक है, ये आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले, आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट, पीएम का मतलब पार्लियामेंट है, यहाँ पर चुने जाने वाले पहले भारतीय अगर कोई थे तो कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं जो हमें इनके बारे में जानने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जल्लीकट्टू मूलतः किस देश का स्पोर्ट। देखो सबको पता है जल्लीकट्टू कहाँ पर होता है, भारत में होता है, और साउथ इंडिया में कहाँ पर, तमिलनाडु में होता है। ये पोंगल का जो आपका अवसर होता है, पोंगल का त्योहार होता है, और इसके लिए होता है। इसमें जानवरों में बैलों की क्या होती है, लड़ाई नहीं होती है, बैलों को दौड़ाया जाता है, और उसमें आपके मनुष्यों का हस्तक्षेप होता है। तो मनुष्य उनको पकड़ते हैं या उनको प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं, ऐसी क्रिया होती है। तो ये बीच में चर्चा में क्यों रहा था, क्योंकि आपके कोर्ट द्वारा इस पर आपको रोक लगाने की मांग की गई थी। तो जल्लीकट्टू कहाँ का, आपका दक्षिण भारत का होगा, आपका भारत का तमिलनाडु राज्य होने वाला। अगला है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये था कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। क्वेश्चन ये देखो हिस्ट्री में से यहाँ पर ये आ गया कि बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, उनको भेज दिया गया था कहाँ पे, रंगून या म्यांमार। वहीं पर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफर आपके अंतिम मुगल शासक थे, ठीक, और 1857 के विद्रोह के बाद में इनको गिरफ्तार करके रंगून म्यांमार में भेज दिया गया। वहीं पे क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु भी आपकी वहीं पर होगी, वहीं पर इनका आपका कब्रगाह भी होगा। ठीक, चलो अगला देखते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के किस माह में पड़ती है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक ऐसे ही क्वेश्चन एक और देखा हुआ था, तो वो भी आपके हिंदू जो पंचांग आधारित या कैलेंडर आधारित क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछा गया गणेश चतुर्थी का पूछी गए हैं, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आपकी क्या बनाई जाती है, गणेश। ठीक है, भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को क्या होता है, गणेश चतुर्थी होती है। और ये आपके 10 दिनों के लिए आपकी होती है, और समाप्त होती है कब, आपके अनंत चौदस पर होती है। ठीक है, अनंत चौदस पर। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अनंत चौदस पर इसकी समाप्त होगी, 10 दिन के लिए आपका ये मनाया त्योहार है। इसको गणेश चतुर्थी को फेमस करने का आपका श्रेय जाता है किसको, बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने ही आपका गणेश उत्सव मनाना आपका चालू किया था। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव किसके, बाल गंगाधर तिलक को। अगर बात हो रही है बाल गंगाधर तिलक जी की, तो इनके लिए एक टर्म यूज होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, देख लीजिएगा। इनको बोलते हैं क्या, भारतीय अशांति का जनक। ठीक है, इनको बोला जाता है क्या, भारतीय शांति का जनक बोला जाता है। बोला किसने था, एक आपके व्यक्ति थे वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, बुक्स पूछी जाती हैं, बुक देख लीजिएगा, अनरेस्ट इंडिया। ठीक, ये इनकी बुक थी। इसमें से इन्होंने क्या किया था आपका, इनको अपने अशांति के जनक कहा था। बाकी सारी आपकी चीजें आपके सामने। ठीक है, तो कैसे क्या होता है वो सब नहीं देखना है। अब देखिएगा राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। देखो यहाँ पर आपके राज्यपाल की योग्यता के लिए आपकी न्यूनतम आयु दे दी गई। यहाँ पर आपका कितना, आपका 35 साल है। ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ठीक है, और मध्य प्रदेश गलत है, प्रत्येक जगह में लोकसभा के लिए 25 वर्ष होगा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब राज्य की विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष है। राज्यसभा की सदस्यता 30 वर्ष में होगी। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कितनी होगी, 35 वर्ष होगी। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। जितने भी हमारे आपके क्या होंगे, स्थानीय निकाय होंगे, जितनी भी क्या होंगी हमारी आपकी लोकल बॉडीज होंगी, चाहे वो आपके गांवों में ग्राम पंचायतें हो, चाहे आपके नगर की नगर पालिका होगी, तो उसमें आपके लिए कितनी उम्र आपकी ये चाहिए, 21 वर्ष की। और वहीं पर शुरुआत अगर करते हैं तो वोट डालने के लिए हमें उम्र कितनी चाहिए, न्यूनतम आपकी 18 वर्ष की चाहिए। स्थानीय निकाय में करेंगे 21 वर्ष का करेंगे। जितने भी हमारे आपके क्या होंगे, निम्न सदन होंगे, आप एज बढ़ाते जाइए। अब निम्न सदन की बात करते हैं, तो निम्न सदन में हमारा आपका क्या होगा, केंद्र में होगी लोकसभा, राज्य में होगी विधानसभा। तो इन दोनों के दोनों निम्न सदनों में आपको एज कितनी चाहिए होगी, आपकी 25 वर्ष की एज चाहिए। ठीक है, आपकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। जितने भी हमारे आपके क्या होंगे, उच्च सदन होंगे। अगर केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में हमारा आपका राज्यसभा, राज्यों में क्या होगी, आपकी विधान परिषद होगी। ठीक, तो ये जो हमारे आपका दोनों जो आपके सदन होंगे, इनमें हमें उम्र कितनी चाहिए, 30 वर्ष चाहिए।
और इनके ऊपर जो भी हमारे आपके उच्च पद हैं जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति, इनके लिए कितने चाहिए आपके 35 साल चाहिए। तो ये हमारी आपकी एज की आपकी क्राइटेरिया पूछी गई थी। तो राज्यपाल की योग्यता के लिए कितना आपका माँगा गया है? 35 वर्ष माँगा गया है। इस्पात बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? तो यहाँ पर आपसे इस्पात बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण की अगर बात की जा रही है, तो सेकेंडरी फार्मिंग टेक्निक्स, शेपिंग, कोल्ड रोलिंग मेथड्स, मशीनिंग, जो भी ऑप्शन वहाँ पर उस समय हो सकता है पेपर में, उसके अकॉर्डिंग होगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है कि ग्रीक विवरण के अनुसार भारत में स्टील का उत्पादन क्रूसिबल प्रक्रम द्वारा किया जाता था। इस प्रक्रम में लोहा, चारकोल तथा कांच का मिश्रण एक क्रूसिबल में तब तक गर्म किया जाता था जब तक लोहा पिघल कर कार्बन को क्या कर ले, अवशोषित कर ले। तो ये क्रूसिबल का प्रोसीजर होता था। इसी की सहायता से ऐसा माना जाता है, जो दिल्ली के महरौली में एक स्तंभ है, जिसको बोला जाता है लौह स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जिसके पास में आपके आक्रमणकारियों द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। तो जो दिल्ली का महरौली का लौह स्तंभ है, ये आपका ऐसा माना जाता है कि आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जो गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके द्वारा बनवाया गया। ये आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक आपके पहेली है कि आज तक इतने सालों में इस पर जंग क्यों नहीं लगी। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे बनता है। आगे देखते हैं, कौन सा लोहा पिघलकर असाकार का है? सॉरी, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा आपका महासागर है? ठीक है, कौन सा महासागर है वो कैसा है? आपका एस आकार का है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आपका अटलांटिक ओशियन होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आपका अटलांटिक ओशियन होगा। अटलांटिक ओशियन की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो देख लीजिएगा, अटलांटिक ओशियन यहाँ पर आपका क्या पड़ता है? आपका इसे हम लोग अर्ध महासागर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आपका आपका ऊपरी भाग में, उत्तरी गोलार्ध में नहीं, वहां पर स्थल क्षेत्र है। बाकी प्रशांत और ये जो अटलांटिक महासागर है, दोनों हमारे आपको उत्तरी से दक्षिणी गोलार्ध के बीच में है। ये केवल आपका दक्षिणी गोलार्ध को, आपका दक्षिणी ध्रुव को टच करेगा, उत्तरी ध्रुव को नहीं टच करेगा, इसलिए इसको हम लोग आपका अर्ध महासागर की संज्ञा देते हैं। यहीं पर आपका इस अटलांटिक ओशन में ही आपके अमेरिका में उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको के पूर्वी तट पर एक जलधारा चलती है जिसका नाम होता है गल्फ स्ट्रीम, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और एक ऐसी जलधारा आपकी गर्म जलधारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में आगे हम लोग आपका, तो ये आपका अगर आर्कटिक ओशन की बात करते हैं तो आपका डी शेप का है, और आपका एम शेप का कौन सा? इंडियन ओशन है। अगला, मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? ठीक है, मनरेगा का मंत्रालय पूछा गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो आपका किसको देखता है? आपका मनरेगा की क्रियाओं को देखता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, अगर बात करते हैं किसकी? मनरेगा की। ठीक है, मनरेगा से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया किसके बारे में? मनरेगा के बारे में। तो देखो, मनरेगा जो है आपकी, ठीक, ये आपकी जो अधिनियम था, ठीक है, मनरेगा के नाम से नहीं था, शुरुआत में इसका नाम था नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम आपका ये पास हुआ था 25 अगस्त 2005 को, इसका नाम नरेगा रखा गया था। 2 फरवरी 2006 को ये आपके आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आरंभ हुआ। शुरुआत में इसको आपका 200 जिलों में आपका फैलाया गया। ठीक है, और यहाँ पर 1 अप्रैल इसको 2008 में क्या कर दिया गया था? इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 में इसमें क्या हुआ? इसका नाम में महात्मा गांधी के जी का नाम जोड़ दिया गया, तब इसका नाम बदल के क्या हो गया? मनरेगा हो गया। याद रखिएगा, 2005 में आएगा आपका ये आपका नरेगा, और 2009 में क्या हो जाएगा? मनरेगा। 2005 में एक एक्ट और आता है जिसको बोलते हैं आपके आरटीआई एक्ट के रूप में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम आपका किस में आपका 2005 में। तो दोनों याद रखिएगा, नरेगा और आरटीआई एक्ट की बात हो रही है। अगला वॉलीबॉल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल के खिलाड़ियों की बात करें तो एक टीम में हमारे कितने खिलाड़ी हैं? 6 हैं। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में 11 हैं। बास्केटबॉल में 5 हैं। बेसबॉल में 9 हैं। रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, कबड्डी, हैंडबॉल में 7, खो-खो में 9, ठीक है? और ऐसे खेल जिनमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, शतरंज और कैरम और स्क्वैश, ठीक है? तो ऐसे खिलाड़ी जिनमें आपके 1 या 2 खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट करते हैं। खेल खिलाड़ी देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनसे भी। वर्तमान में विदेश सचिव अगर बात करते हैं तो कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है। याद रखिएगा, वर्तमान के विदेश सचिव कौन? विनय मोहन क्वात्रा है, जो 34वें नंबर के हैं। इसके पहले हमारे 33वें विदेश सचिव कौन थे? आपके हर्षवर्धन श्रृंगला थे, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, विदेश सचिव पूछ लिया गया, आपकी नियुक्ति पूछ ली गई आपकी करंट की, ठीक है? तो वो आपके कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 21 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री, कौन से केंद्रीय मंत्री ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार, फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है? तो अभी हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हमारे कौन है? आपके अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इन्होंने हमारे आपके क्या है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गोवा में इसका उद्घाटन किया था, फिल्म बाजार का। तो देखिए, आपसे एकदम रिसेंटली का करंट पूछ लिया गया 21 नवंबर 2022 का, तो करंट आपको पढ़ के जानी है पूरी की पूरी, ठीक है? अगला देखिएगा, देश के जीडीपी आकलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जीडीपी की जो ग्रोथ है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग आपका सकल घरेलू उत्पाद, यानी एक देश की सीमा के अंतर्गत में आपके उत्पादित वस्तु की आपका मूल्य की बात हो रही है जीडीपी की। तो ये किससे संबंधित होगी? आर्थिक क्षेत्र से। तो जीडीपी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य जो अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा खरीदे जाते हैं को मापता है, और ये किसी देश में एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित किए जाते हैं, मतलब 1 साल का यहाँ पर आंकड़ा लिया जाता है। अगर बात करें किसके, हम लोग जीडीपी की बात कर ही रहे हैं, तो यह आपकी किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न सभी उत्पादों को सूचित करता है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ये बराबर किससे होगा? उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात, ठीक है? मतलब आपका कितना, आप कितनी परचेज कर रहे हो, कितना हमारा आपका क्या चल रहा है, निवेश कितना हो रहा है, विदेश की कंपनियां कितना आपका भारत में आके पैसा लगा रही, कुछ कर रही है, वो सरकार खर्च कितना कर रही है, उसमें अगर हम निर्यात में से आयात को घटा के बाकी चीजें ऐड कर लेते हैं। तो जीडीपी का फॉर्मूला हम लोग आपका ऐसे भी नोट करते हैं, जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस सम। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, ये आपसे लास्ट क्लास में पूछा गया था, लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पे जीएनपी क्या होता है आपका, जो सॉरी एनएनपी का होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी माइनस का होता है आपका मूल्यह्रास होता है, वो आपका सकल राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अगर बात करते हैं, जीएनपी क्या होता है? ये सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी प्लस क्या होगा? विदेशों से आपके प्राप्त विशुद्ध आय, ठीक है? तो ये हमारे के फॉर्मूले आपके इकोनॉमिक्स से एक ऐसा क्वेश्चन बेसिक आपका पूछा जा रहा है। अगला देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लेते हैं। साहित्य अकादमी से कोई क्वेश्चन होगा तो 2022 में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार इसके पहले भी सेट में हम लोग पढ़ चुके हैं। तुम्हारी के शब्द, ठीक है? तुम्हारी के शब्द के लिए किसको मिला है? बद्रीनाथ जी को मिला था। लास्ट ईयर दया प्रकाश सिन्हा को किसको मिला था? सम्राट अशोक के लिए था। तो हिंदी भाषा के याद करिएगा, तुम्हारी के आपके शब्द पोएट्री है बद्रीनाथ जी की, और 2021 में सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को। इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो 2020 में ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लिए आपका अनुराधा रॉय को मिला है। एक नॉवेल है जिसके लिए अनुराधा रॉय को क्या मिलता है? आपका 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2021 में थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए नम्रता गोखले जी को मिला हुआ है, ठीक है? यहाँ पे नम्रता गोखले हैं, इनको मिला हुआ है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की बात करते हैं, आपके 1952 में आपके चालू होते हैं। हिंदुस्तानी वोकल वोकल म्यूजिक आपका जो है म्यूजिक वोकल 2021 में आपके उदय भालकर और शुभ्रे गुहा, इन दोनों लोगों को आपका मिलता है आपका अवार्ड। अगर तबला के लिए देखें 2021 में म्यूजिकल अवार्ड तबला 2021 में रविंद्र अग्रवाल को, वायलिन 2000 मतलब पर्टिकुलर म्यूजिकल कैटेगरी में आपके वायलिन के लिए 2021 में संगीता शंकर है, और कर्नाटक म्यूजिक वोकल 2000 में सुधा रघुनाथन और राधा नंबूदरी हैं। फोक म्यूजिक के लिए आपका महावीर नायक है। डांस में भरतनाट्यम में 2021 में आपका जयलक्ष्मी ईश्वर को मिला है। छऊ नृत्य जो कि आपका उसके लिए पुरस्कार है। कथक 2021 के लिए आपका शर्मा भाटे हैं, कथकली 2021 में। इंचकम रामचंद्र पिल्लई हैं। कुचिपुड़ी के लिए आपका 2021 में अन शैलजा है। मणिपुरी 2021 के लिए थोचकम इम्बुदरी देवी हैं। मोहिनीअट्टम 2021 के लिए नीना प्रसाद हैं। ओडिसी 2020 के लिए रविंद्र अटिबुद्धि हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये सारे आपके क्वेश्चन हैं जो आपसे हम लोगों को पढ़ने हैं, और उम्मीद है आपको क्लास और सीरीज दोनों समझ में आ रही होगी, हेल्प कर रही होगी। नोट्स जरूर बनाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। जिन भी विद्यार्थियों को एग्जाम लगा है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं संस्थान की तरफ से। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से परफॉर्म करिएगा, अच्छा पेपर दीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।